Very good morning, 10th class. So in this class, we will again continue with the DG for your 5th chapter in your history book, that is print culture and modern world. मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, right? प्रिंट क्रांति का प्रभाव यूरोप में, ठीक है। यूरोप में किस तरीके से प्रिंट कल्चर आया था जापान और चाइना से, उसको स्टडी करते हैं आज। सोलहवीं शताब्दी से पहले अधिकतर यूरोपीय लोगों की किताबों तक पहुंच सीमित थी। क्या तुम जानते हो क्यों? क्यों थी? 16वीं शताब्दी से पहले अधिकतर यूरोपीय लोगों की किताबों तक पहुंच सीमित थी। ऐसा क्यों था? चैप्टर में रीड आउट किया था हमने। सीमित क्यों थी? क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी इतनी वहाँ पे डेवलप नहीं थी, ठीक है। तो लिमिटेड बुक्स वहाँ पे थी, तो इसलिए क्या था, ज्यादा लोगों तक पहुँच नहीं थी बुक्स की। क्योंकि उस समय मुद्रण की तकनीक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यूरोप भर में कुछ ही किताबें उपलब्ध थी। कुलीन वर्ग ही किताबें पढ़ने और रखने में सक्षम था, जबकि आमजन मौखिक परंपरा से ज्ञानार्जन करता था। तब जोहान गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद किताबों को सस्ती और सर्वसुलभ उपलब्ध बनाती हुई एक मुद्रण क्रांति हुई। जनता ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब फिर देखो, भी गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, स्टडी किया था हमने लास्ट क्लास में, किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और एक बार जो मशीन जो है, जो जिसका आविष्कार हो जाता है, तो वो बहुत तेजी से स्प्रेड करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो फिर ये यूरोप भी जा पहुंचती है, तो यूरोप में पता लगता है इस मशीन के बारे में, तो वहाँ पे भी जो है और ज्यादा जो है बुक्स पब्लिश होने लगती है। ज्यादातर ने किताबों को बोलकर पढ़ने की मौखिक संस्कृति को ही प्राथमिकता दी। इसलिए मुद्रकों ने उस वर्ग की आवश्यकता का भी ख्याल रखा जिन्होंने श्रुति परंपरा को प्राथमिकता दिया। उन्होंने लोकप्रिय गाथा गीतों तथा लोक कथाओं का सचित्र प्रकाशन शुरू कर दिया। ये उन शराब घरों में गाए और पढ़े जाते थे जो सामाजिक और उत्सव धर्मियों के जमा होने की जगह थी। जल्द ही श्रोता और पाठक वर्ग के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। मतलब क्या है इसका, कि ये कह रहे हैं पाठक वर्ग था और श्रोतागण था, उनके जो बीच का जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? इनिशियली क्या ट्रेंड था कि लोग पढ़ के सुनाते थे, बहुत सारे जो है ऑडियंस होती, मतलब जो सुनने वाले होते थे वो होते थे, ठीक है। तो उनको पढ़ के सुनाया जाता था। उस कल्चर को ध्यान में रखते हुए क्या इंक्लूड किया प्रिंटिंग में? स्टोरीज, ठीक है। जैसे लोक कथाएं थी, वहाँ की लोकल जो स्टोरीज थी, सॉन्ग्स थे, उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया। तो ये अलग अलग ओकेजन्स पे लोग जो है पढ़ के सुनाते थे। धीरे धीरे फिर क्या होता है, एक जो पढ़ने वाला था और जो सुनने वाले थे, उनका जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कि जो सिर्फ सुन रहे थे वो लोग भी क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप हमें पढ़ के सुनाओ, ठीक है। तो दे वर नो एनी मोर द ऑडियंस ओनली, ठीक है। तो उनको क्या था, वो खुद को पढ़ना आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, खुद बुक्स खरीद के पढ़ेंगे। एक काम और इससे क्या होगा, जब पाठक वर्ग बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, ज्यादा बुक्स की जरूरत होगी। पहले तो सिर्फ एक जो पढ़ के सुना रहा था उसके लिए एक बुक सफिशिएंट थी, ठीक है, क्योंकि वो 1000 लोगों को, सपोज 100 लोगों को भी पढ़ के सुना रहा था, तो एक ही बुक से काम चल रहा था। लेकिन 100 में से अगर मान लो 25 लोग भी पढ़ना सीख गए, तो 25 तो निकल गए ना, 25 को अपनी अलग बुक चाहिए, 25 किताबें, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और ज्यादा बुक जो है पब्लिश होने लगी। पाठ और श्रुति का यह मिश्रण कई शताब्दियों तक चला। तुम्हें क्या पसंद है, चुपचाप पढ़ना या किसी किताब को पढ़े जाते हुए सुनना? अपनी प्राथमिकता को कक्षा में साझा करो। बताओ, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, कि कोई आपको पढ़ के सुनाए चैप्टर को, या आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पसंद है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी,
मोस्टली तो पढ़ के सुना है। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। किसी को जो है सुनना है जो वो, तो वो ज़्यादा फोकस कर पाता है, ठीक है। उसको सुनने में ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा फोकस रहता हूँ जब मुझे कोई पढ़ के सुनाता है, क्योंकि पढ़ने में मुझे रीडिंग पे भी ध्यान देना होता है और समझने पे भी ध्यान देना होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें कोई और रीड आउट करके जब देता है तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें उससे डिस्टर्बेंस लगता है, हमें सेल्फ स्टडी करना या सेल्फ रीड करना जो है ज़्यादा बेटर लगता है, कि हम अपना खुद उस चीज़ को जो है रीड आउट करें, खुद उसको इंटरप्रेट करें और खुद समझें, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। ये तो पर्सनल चॉइसेस की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई विचार हो और तुम अपने दोस्तों से साझा करना चाहते हो, तुम इस विचार को एक वेबसाइट पर रख सकते हो या अपने दोस्तों को फोन कर उन्हें बता सकते हो। लेकिन इंटरनेट, टेलीफोन या प्रिंट से भी पहले लोग अपने विचार कैसे साझा करते थे? 16वीं शताब्दी के पहले यूरोपियों के पास जनता तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। मुद्रण क्रांति के बाद लोग अपनी बात कह सकते थे और किताबों के माध्यम से अपने संदेश पहुंचा सकते थे। ये देखो, ये मुद्रित हमने सामग्री जो रखने है की लोगों की चैप्टर में रीड आउट किया था कि ये टाइम जो है रिफॉर्म्स का था। रिफॉर्म्स मतलब सुधार, समाज में जो सुधार थे। तो ये पॉसिबल कब हुआ? जब इस तरीके की बुक पब्लिश होने लगी। जब तक लोगों के पास कोई जरिया नहीं था अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, तो रिफॉर्म्स भी नहीं आ पा रहे थे सोसाइटी में, ठीक है। जो भी हमारी बैड प्रैक्टिसेस कह लो सोसाइटी में, जो भी प्रिवेलिंग थी उस समय में, उनको जो है लोग खत्म नहीं कर पाते थे, क्योंकि आइडियाज तो लोगों के पास होते थे, लेकिन उनको कन्वे करने का मीडियम नहीं था लोगों के पास। इंटरनेट और ये सब चीज़ें तो थी ही नहीं, इवन बुक्स ही नहीं थी, ठीक है। बुक्स भी नहीं थी। तो जब बुक्स आती हैं, पब्लिश होने लगती है, मुद्रण संस्कृति जो है डेवलप होती है, तो उसके बाद क्या होता है, लोगों को एक जरिया मिलता है अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। इसके बाद ही आपने देखा होगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है मेजर जो रिफॉर्म्स थे वो आने शुरू हुए थे। जब भी मुद्रण संस्कृति आई, पीछे पीछे अपने साथ वो बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लेके आई, ठीक है। खुशी इतनी थी कि प्रिंटिंग प्रेस का महिमा मंडन हुआ। उदाहरण के लिए लाम्प्री मेरी नामक पेंटिंग, जो जेवी शैली द्वारा बनाई गई, दिखाती है कि प्रिंटिंग प्रेस स्वर्ग से उतर रहा है, जिसके दोनों तरफ देवियां हैं। बाईं तरफ वाली तस्वीर जोहान गुटेनबर्ग की है, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। मार्टिन लूथर पहले प्रभावशाली शख्स थे जिन्होंने प्रिंट का फायदा अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए उठाया। लेकिन मार्टिन लूथर कौन थे और उनका संदेश क्या था? बहुत फेमस पर्सनैलिटी, आई होप आप लोगों ने सुना होगा मार्टिन लूथर का नाम, ठीक है। उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था प्रिंटिंग प्रेस को अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मार्टिन लूथर एक जर्मन पादरी थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की। अपने काम 95 स्थापनाएं में उन्होंने तर्क दिया कि कोई व्यक्ति चर्च को धन देकर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता, जो रीति उन दिनों आम चलन में थी। लूथर की किताब मुद्रित हुई थी, बड़े स्तर पर पढ़ी गई और साझा की गई। यहीं से ईसाई धर्म में कैथोलिक चर्च से अलग होने की प्रक्रिया, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार शुरू हुआ। लैटिन से जर्मन में बाइबल का अनुवाद करने वाला पहला शख्स लूथर था। इस भाषा में आमजन समझ सकते थे। यह किताब भी खूब प्रसारित और पढ़ी गई। इस तरह लूथर ने प्रिंट का इस्तेमाल सकारात्मक सुधारों और प्रभाव के लिए किया। उन्होंने कहा था, मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है और सबसे बड़ी चीज है। क्या तुम सोचते हो कि लूथर की तरह सभी यूरोपी मुद्रण के आभारी थे? कक्षा में इसकी चर्चा करो। लेट्स डिस्कस। ऐसा हो सकता है कि सभी लोग जो है फेवरेबल चीजें ही सोचे किसी भी आविष्कार के बारे में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना।
किसी कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंस हमें बहुत लेट पता चलती है। कोई आविष्कार तो हो गया, लेकिन हमारी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम बहुत लेटर ऑन समझ पाते हैं। मार्टिन लूथर जैसे ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनिशियली इस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं कि अच्छा प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, तो अब उनको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है सोसाइटी में चेंज लाने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। ठीक है, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है, उनको अवेलेबल कराई क्योंकि लोकल लैंग्वेज पे उन्होंने लिखी। ठीक है, और जो है जो भी कुप्रथाएं थी, ठीक है, कि लोग जो है पैसा ज़्यादा दान देते थे चर्चेज में, ठीक है, और सोचते थे हमारे पाप जो है खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी लोग जो है पॉजिटिवली ही यूज़ करने लगे थे पब्लिश हाउस को। क्लियर? अब भय और पाबंदी किन लोगों को मार्टिन लूथर के मुद्दे चैप्टर में रीड किया था हमने ये चीज़, किन लोगों को भय था प्रिंटिंग प्रेस के आने से, किन लोगों ने सेंसरशिप करी थी, पाबंदियां लगाई थी ना, कौन लोग थे वो जो सेंसरशिप लगवा देते थे और रिस्ट्रिक्शंस लगवाते थे पब्लिशिंग हाउसेस पे, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे? कौन? औपनिवेशिक शासक। गवर्नमेंट थी जो उस टाइम पे, गवर्नमेंट उस टाइम पे कौन थी जो रूल कर रहे थे? औपनिवेशिक शासक थे, यानी कि एक कंट्री को रूल कर रहे थे दूसरी कंट्री के लोग। वो नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाफ जो है लोगों में कोई भी ऐसा मैसेज जाए कि ये लोग जो है एकजुट हो जाए और हमें अपने देश से बाहर निकाल दें। ये फियर था उन लोगों को। तो फिर अब जब हर कोई मार्टिन लूथर की तरह तो नहीं सोच रहा था ना, अब ये औपनिवेशिक शासक थे, इनको डर था कि अगर इस तरीके से इतना एक्सटेंसिवली जो है प्रचार प्रसार होगा इन पॉजिटिव चीज़ों का, तो लोग तो हमें देश से बाहर निकाल देंगे ना, हमारी पावर तो चली जाएगी। तो ये लोग फिर क्या करते थे, पाबंदियां लगाते थे, सेंसरशिप लगाते थे, पब्लिशिंग हाउसेस पे न्यूज़पेपर से बंद करवा देते थे, ऐसे एडिटर्स को चूज करते थे जो उनके फेवर में पब्लिश करें। ठीक है, विचारों ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार को जन्म दिया, जिसने चर्च को हिला दिया। जिनका चर्च में विश्वास था, वे लोगों की बदलती मानसिकता, अधार्मिक विचारों के प्रसार तथा चर्च की सत्ता के खात्मे से डरे हुए थे। क्या तुम जानते थे कि कैथोलिक धर्म सुधारक डेसिडेरियस इरास्मस चर्च में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता था, पर वह मुद्रण को लेकर चिंतित था। देखो एक ये लोग भी थे जो जैसे ये लोग मार्टिन लूथर क्या कर रहे थे, सोसाइटी में चेंज लेके आ रहे थे। तो वो लोग जो है जो सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहते थे, जिनकी डोमिनेंस थी उस समय में, ठीक है, जिनका प्रभुत्व ज्यादा था, जैसे कैथोलिक चर्च थे। ठीक है, वो देख रहे थे कि अगर इस तरीके के चेंजेस आएंगे तो हमारी पावर तो चली जाएगी। तो अब जैसे भारत को ही हम ले, भारत में जो है जो ये पंडित थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो जब समाज सुधारक लोग आए, जैसे राजा राम मोहन राय आए और दूसरे जो सुधारक थे, रिफॉर्मर्स थे, वो आए, तो उनको क्या भय हुआ कि इससे तो हमारी पावर चली जाएगी। ब्राह्मणों को ये लगने लगा कि इससे तो हमारी पावर चली जाएगी। तो ये लोग भी थे जो प्रिंटिंग प्रेस का विरोध कर रहे थे। ठीक है, जब इटली के किसान मेनोकियो ने बाइबल पढ़ना और उसके नए अर्थ ढूंढना शुरू कर दिया, तो रोमन चर्च क्रुद्ध हो गया। अधिकारियों ने मेनोकियो को दबाने के लिए धर्म अदालत अर्थात इंक्विजिशन शुरू किया। अंततः मेनोकियो को मौत की सजा दे दी गई। बाद में चर्च ने कैथोलिक मतों के खिलाफ लिखी गई किताबों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। प्रतिबंधित किताबें अधिक थी, इसलिए प्रतिबंधित किताबों की सूची बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम किसी ऐसे सिनेमा, किताब या चित्रकला को जानते हो जिसे सत्ता ने प्रतिबंधित कर दिया हो? क्यों यह प्रतिबंध लगा? अपनी कक्षा में इसकी चर्चा करो। पता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे सिनेमा, किताब, चित्रकला जिसको गवर्नमेंट ने बैन करा हो? आपने न्यूज में या कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सरकार ने उस चीज को बैन कर दिया? बताओ, सोचो, है कोई ऐसी चीज ध्यान आती है जिस चीज को सरकार ने बैन कर दिया कि नहीं ये नहीं दिखाई जा सकती लोगों को? देखो सेंसरशिप जो हमारे मूवीज पे है ये तो आप लोगों को कॉमन पता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंसक चीज़ें, इन सब चीज़ों में मतलब नहीं दिखा, गवर्नमेंट परमिट करती है, सेंसरशिप लगा देती है। बहुत सारी मूवीज होती हैं, है ना, जैसे या किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो मूवीज बनती है, खास करके वो, ठीक है, जिससे लोगों को लगता है, सरकार को लगता है कि दंगे भड़क सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई इस तरीके का जो है उपद्रव हो सकता है सोसाइटी में, तो वहाँ पे सेंसरशिप लगाई देती है गवर्नमेंट ज़्यादातर। ठीक है, स्पेसिफिकली सोच के बताना ऐसी कोई चीज़।
प्रिंटिंग प्रेस का जनक कौन था जो मुद्रण क्रांति का कारण बना? बताओ कौन था? उस जगह का नाम बताए जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, गाथा गीत लोक कथाएं दिखाई जाती थी। फ्लैम प्रेसिंग नामक पेंटिंग में किस पेंटर ने मुद्रण के आगमन का उत्सव मनाया? पेंटिंग देखी थी? जिसका अनुवाद मार्टिन लूथर ने जर्मन में किया। ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च जो है प्रतिबंधित किताबों की सूची बनाता है। प्रतिबंधित किताबों की सूची ये बनी थी 1558 में, राइट। इस तरीके से यूरोप में जो है प्रिंटिंग प्रेस आने से जो है चेंजेस आए। पढ़ने का उन्माद। फिर लोगों को क्या हुआ, रीडिंग की हैबिट लगी। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लगे क्योंकि शिक्षा का प्रसार होने लगा था, तो लोगों को ज्यादा बुक्स की रिक्वायरमेंट होती थी, बुक्स की डिमांड बढ़ी थी बेसिकली। ठीक है। आप में से कितनों को उसके समान अनुभव हुआ है? बाकी कक्षा में बताएं। होता है ऐसे कि आप पढ़ने लगते हो, आपको टाइम का ही पता नहीं चलता। इतने ज़्यादा जो है पढ़ने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको अपने आसपास का कोई होती है ना एक्टिविटी, किसी को सपोज पेंटिंग का शौक है, पिक्चर देखते हैं, हॉबी। ठीक है, पिक्चर देखते हो तो पता लगेगा ना, फिल्म खत्म होगी तब भी नहीं लगता पता, तब तो लगता होगा बैक टू बैक मैथ्स के सम करते वक्त भी नहीं पता लगता। देखो सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती है। किसी को रीडिंग की है, जिसको देखो ये जो स्टूडेंट था, ये जो बच्चा पढ़ रहा है, इसको हॉबी है रीडिंग की। यस बॉयज, हॉबी है, दैट मीन्स जो भी चीज आपको हॉबी की होती है। अब सपोज किसी की पेंटिंग है हॉबी, तो पेंटिंग अगर वो करेगा तो उसको समय का ध्यान नहीं रहेगा। बुक रीडिंग अगर आपकी हॉबी है तो आपको समय का ध्यान नहीं रहेगा। उसने कहा जैसे मुझे मूवीज देखने का इतना शौक है कि मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छी हॉबी नहीं है, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव मतलब जिससे आपको कुछ लर्निंग हो। क्लियर? वो हॉबी बनाओ। आप ही की तरह 17वीं 18वीं सदी में यूरोप के लोगों को पढ़ना पसंद था और वो अधिक से अधिक किताबें पढ़ना चाहते थे। पढ़ने की इस दिलचस्पी के विकसित होने के कारण यूरोप के अधिकांश भाग में साक्षरता दर में वृद्धि हुई। क्या आप जानते हैं 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्से में साक्षरता दर बढ़कर 60 से 80% तक हो गई थी। मुद्रण के माध्यम से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार आम लोगों तक पहुंचने लगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आज जब न्यूटन अभी आपने सुना कि साक्षरता दर में वृद्धि हुई, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बुक्स आने से साक्षरता दर में वृद्धि हुई या साक्षर होने की वजह से जो है प्रिंट कल्चर ज्यादा डेवलप हुआ? क्या हुआ होगा? लेकिन या तो because they are from Hindi medium schools,
देयर 10th क्लास, Okay. राइट। तो क्या था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया, लोगों में जो है रीडिंग हैबिट इतनी ज्यादा डेवलप हो गई थी कि फिर लोगों की साक्षरता दर में फिर वृद्धि हुई। ठीक है, जैसे क्या था, पहले लोग बुक्स जो है पढ़ते थे, मतलब कोई और पढ़ के उनको सुनाता था। ठीक है, फिर उनको इंटरेस्ट आने लगा तो वो खुद पढ़ने लगे। अब उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होना होगा, साक्षर होना होगा। ठीक है, तो दोनों ही काम हो रहे थे कि साक्षर होने की वजह से प्रिंट कल्चर डेवलप हो रहा था, प्रिंट कल्चर डेवलप होने की वजह से लोग साक्षर हो रहे थे। ठीक है, वैसे वर्षा चीजें थी। इसे वैज्ञानिकों के विचारों के प्रकाशन ने लोगों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की समझ को प्रभावित किया। थॉमस पेने, वॉल्टेयर और जीन जैक्स रूसो जैसे वैज्ञानिकों के लेख भी व्यापक रूप से मुद्रित हुए और पढ़े गए, जिससे विज्ञान, विचार शक्ति और तर्कता के विचारों का प्रसार हुआ। कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई, तर्क विचार। ठीक है, एनालिटिकल पावर, लोग जो है तर्क वितर्क करने लगे। पहले क्या था, लोग पढ़ते नहीं थे तो उनका जो एक सेट स्टैंडर्ड था सोच का वही रहता था। ठीक है, अब अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो एक ही चीज के बारे में आपके बहुत सारे जो है व्यू पॉइंट डेवलप होते हैं, तो आप तर्क करते हो। ठीक है, आपकी जो है रीजनिंग कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। ठीक है, डिबेट होती थी, फिर डिस्कशन होता था, जो भी चीजें लिखी जाती थी। तो धीरे धीरे लोग साइंटिफिकली भी प्रोग्रेस कर रहे थे, साइंस की किताबें छप रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे, तार्किक शक्ति लोग जो है अपने डेवलप कर रहे थे। ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी लोगों की बढ़ रही थी। तो ये सब चीजें जो है प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत जो है हो रही थी, चेंजेस आ रहे थे हमारी सोसाइटी में। 18वीं सदी के मध्य तक कई लोग मानने लगे थे कि मुद्रण दुनिया को बदल सकता है, समाज को तानाशाही और अत्याचार से मुक्त करवा सकता है और ऐसा समय ला सकता है जब तार्किकता और बुद्धि शासन कर सके। यही चीज थी, यही चीज हमने स्टार्टिंग से देखी थी कि समाज सुधार में किस तरीके से प्रिंट ने जो है कंट्रीब्यूट किया। जब लोग ज्यादा पढ़ने लगे, ज्यादा डिस्कशन होने लगी, तो उनको लगने लगा औपनिवेशिक शासन जो है गलत है, हमें जो है एक ऐसा शासन चाहिए जो कि तार्किकता और बुद्धि पर डिपेंड करे, हमें किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। देखो इंडियन लोग बहुत इजीली कैसे गुलाम बन गए थे, क्योंकि उस टाइम लिटरेसी नहीं थी ना, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं थे अपने राइट्स। अब आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है ना आपके सिविल राइट्स क्या क्या है। ठीक है, आपको जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए हैं, या आपको कौन कौन सी जो है ड्यूटीज है, ये सब चीजें आपको पता है। अगर आप स्कूल नहीं आते, नहीं पढ़ते, या किसी आप जो कहते हैं ना अनपढ़ से पूछ के देखो तो उसे नहीं पता होंगे। ठीक है, अब आपको अपने राइट्स पता है तो आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो। अपने अगर कहीं भी वायलेशन होता है आपके राइट्स का तो आप आवाज उठा सकते हो। तो सेम चीज यहाँ होती है, समाज में सुधार तभी आ रहे थे जब लोगों ने पढ़ा, जाना कि हाँ जो चीजें हमारी सोसाइटी में गलत हो रही है हमें उनको चेंज करने की जरूरत है। लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, जो 18वीं सदी के उपन्यासकार थे, ने घोषणा की थी कि प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है तथा जनमत की ताकत एक दिन तानाशाही को उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, मर्सियर के कई उपन्यासों के नायक पढ़ने से प्रभावित होकर पूरी तरह से बदल जाते थे। वो पुस्तकों की दुनिया में खो जाते थे और अध्ययन से प्रबुद्ध बन जाते थे। मर्सियर आत्मज्ञान लाने और तानाशाही के आधार पर नष्ट करने में मुद्रण की शक्ति के प्रति आश्वस्त थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि निरंकुश और तानाशाह शासक को मुद्रण से डरना चाहिए, क्योंकि अब लोग मुद्रण के जरिए अपने उचित और अनुचित दोनों प्रकार के विरोधी विचारों को प्रकट कर सकते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? यहाँ इस स्तर में शामिल मुख्य बिंदुओं को दोहराने का अवसर है। मुद्रण सामग्री के विभिन्न रूपों की शुरुआत, पढ़ने की धुन ने यूरोप में अधिकांश लोगों को जो है अधिकांश भागों में साक्षरता दर में वृद्धि की। साक्षर होने की वजह से प्रिंट कल्चर नहीं हो रहा था, प्रिंट कल्चर की वजह से साक्षरता दर बढ़ रही थी। ठीक है, साहित्य के नए रूपों की अधिक संख्या में मुद्रित किया गया, वे फेरी वालों द्वारा गांव गांव में घूम घूम कर बेचे जाते थे। ठीक है, मुद्रण सामग्री में क्या क्या होता था, मुख्यतः पंचांग, लोक कथाएं, गाथा गान उपलब्ध थे। पंचांग क्या होता है, एक वार्षिक प्रकाशन जो लोगों को दैनिक जीवन के लिए उपयोगी विषयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है, मनमात्म क्वेश्चन बन सकता है आपका।
अन्य विभिन्न पाठ्य सामग्रियां जो मुख्यतः मनोरंजक होती थी वो साधारण लोगों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में क्या था, छोटे किताबें फेरी वालों के द्वारा सस्ते में बेची जाती थी। फ्रांस में छोटी और कम मूल्य की नीली जिल्द वाली घटिया कागज पर छपी किताबें बिब्लियोथेक ब्लू बिकती थी। पत्रिकाओं जैसे कि समाचार पत्रों जर्नल के विकास ने पाठकों को विषय के विश्व की जानकारी उपलब्ध कराई। ठीक है, अपने रीजन की नहीं, न्यूज़पेपर के थ्रू तो आप वर्ल्ड वाइड जो है न्यूज़ जान सकते हो, तो वो सब चीजें शुरू हुई। मुद्रण के माध्यम से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचार आम लोगों तक पहुंचने लगे। ठीक है, दार्शनिक कौन होते हैं? क्या देखने वाले? वैज्ञानिक अंधे होते हैं, देखते तो वो भी है। दार्शनिक मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? क्या दर्शाना? दार्शनिक लोग कौन होते हैं, किनको हम दार्शनिक बोलते हैं? वैज्ञानिक किनको बोलते हैं? किनको बोलते हैं? वैज्ञानिक को साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को वैज्ञानिक। मीनिंग आविष्कार करते हैं। दार्शनिक जो दर्शन देते हैं। जल्दी बताओ फटाफट। दार्शनिक मतलब जो आपको दूरदृष्टि मतलब एक विजन देते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी विषय में आपको जो है आपकी सोच को एक डेवलप फॉर्म में, एक दूरदर्शिता लाने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये मार्टिन लूथर किंग थे, मार्टिन लूथर ये थे, इन्होंने क्या काम किया? लोगों की सोच बदलने का काम किया, लोगों को दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया कि आप अपनी सोच को बदले। ठीक है, औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के लिए बहुत सारे दार्शनिकों ने जो है किताबें छापी। ठीक है, आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के विचार के प्रकाशन ने लोगों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की समझ को प्रभावित किया। साइंटिफिकली जब आप सोचते हो तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको पता चलता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी उसको इस्तेमाल करने लगते हो कि ये काम अगर हुआ है तो उसका कॉज क्या था। ठीक है, अगर ये इसका कॉज ये है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, होता है जनरली। अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हो, इतना साइंस पढ़ते हो, 10th तक पढ़ रहे हो, तो जनरली क्या होगा, कोई भी घटना होती है, सपोज अगर मान लो अर्थक्वेक ही आ गया, तो आप इमेजिन उसी टाइम कर लोगे ना। अगर सपोज कहीं दूर आया अर्थक्वेक, आपने न्यूज़ में पढ़ा, तो आप उसका इफेक्ट इमेजिन कर सकते हो। कॉज पता चल गया आपको, अर्थक्वेक आया, कितने जो है रेक्टर स्केल पे उसका क्या, कितना जो है वो था, पैमाना था उसका, तो उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कितना नुकसान इसने किया होगा। तो जब साइंस के बेसिस पे आप सोचते हो तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जो एक बेसिक आपका जो मेंटालिटी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, हर चीज में आप कारण और उसका नतीजा दोनों को जानने का प्रयास करते हो। थॉमस पेने, वोल्टेयर, जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों के लेख भी व्यापक रूप से मुद्रित हुए और पढ़े गए। 18वीं सदी के मध्य तक कई लोग मानने लगे थे कि मुद्रण विश्व में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, समाज को तानाशाही और अत्याचार से मुक्त करा सकता है और ऐसा समय ला सकता है जब तार्किकता और बुद्धि का राज हो। और ये चीजें आज हो चुकी हैं सच। उस समय जो लोग सोच रहे थे वो सच सोच रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस आने से धीरे धीरे जो ये तानाशाही थी ये खत्म होती चली गई और जो औपनिवेशिक शक्तियां थी वो लौट गई अपने अपने देशों में। ठीक है, लुइस सेबेस्टियन बर्सिए आत्मज्ञान लाने और तानाशाह के आधार को नष्ट करने के लिए मुद्रण की शक्ति के प्रति आश्वस्त थे। इनको विश्वास था कि मुद्रण संस्कृति से ही इन सारे मतलब लोगों को आत्मज्ञान हो सकता है और तानाशाही को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या घोषणा की कि निरंकुश और तानाशाह शासक को मुद्रण से डरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब लोग मुद्रण के जरिए अपने उचित और अनुचित दोनों प्रकार के विरोधी विचारों को प्रकट कर सकते हैं। क्या आपको उचित लगता है वो भी आप दिखा सकते हो लिख के, और क्या अनुचित लगता है वो भी। और आपने एक चीज लिख दी तो उसको हजारों लोग पढ़ेंगे फिर। ठीक है, फिर उनकी भी वैसी ही सोच डेवलप होगी। फ्रांसीसी क्रांति पढ़ के आए हो, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा एक ओवरव्यू देख लेना फ्रांसीसी क्रांति का। अदरवाइज आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इतिहासकारों का कहना है कि मुद्रण संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति की आधारशिला थी। फ्रांस में जो क्रांति आई थी, सबसे पहली क्रांति माना जाता है वर्ल्ड में जो हुई थी वो फ्रांस की क्रांति थी। ठीक है, और हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो भी फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, तो इतिहासकारों का क्या मानना है कि मुद्रण संस्कृति की वजह से ही फ्रांसीसी क्रांति का जो है ओरिजिन हुआ था। 3 तर्क क्या है इस बारे में? मुद्रण ने वॉलेंटियर और रूसो जैसे विचारकों को लोकप्रिय बनाया। मुद्रण ने विचार और बहस की एक नई संस्कृति की स्थापना की। व्यंग्य और हास्य चित्रों ने जो मुद्रण प्रौद्योगिकी के माध्यम से अस्तित्व में आए थे, राजशाही का मजाक उड़ाया और आम लोगों के कष्टों को विनोदपूर्वक व्यक्त किया, मतलब कार्टून्स और कैरिकेचर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि विचारों के प्रसार में मुद्रण ने बहुत सहायता की। वे पढ़ी हुई या देखी गई सभी चीजों से प्रभावित नहीं होते थे।
उन्होंने कुछ विचारों को स्वीकार किया और कुछ को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्यों करा, कब करा, जब लोग लिटरेट हो गए। ठीक है, लिटरेट हो गए तो आपकी अपनी भी तो जो है एनालिटिकल एबिलिटी होगी, तार्किक शक्ति होगी, हर चीज को आप बंद करके तो विश्वास नहीं करोगे ना। उन्होंने कुछ विचारों को स्वीकार किया, कुछ को अस्वीकार कर दिया, कुछ विचारों को स्वीकार किया जाता है और दूसरों को अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार मुद्रण ने प्रत्यक्ष रूप से उनके दिमाग को प्रभावित नहीं किया, किंतु इसने अलग ढंग से सोच की संभावना को बनाए रखा। मतलब उनके दिमाग को डायरेक्टली तो नहीं आपके ब्रेन में कुछ उसने डाल दिया है प्रिंटिंग प्रेस ने, लेकिन हाँ आपको कई एंगल से सोचने पे मजबूर किया। ठीक है, आपको डायमेंशन दिखाई अलग अलग कि हाँ एक किसी भी तस्वीर का एक पहलू ये भी है, तो आप उस और भी देखने लगते हो। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एक व्यू आपको मिलता है। प्रिंटिंग प्रेस ने इस चीज में हमारी काफी मदद की है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे, इसके आगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।